तो आज का एक जो है हम ट्राई करते हैं कि वास्तव में जो बेरोज़गारी की बात की जाती है, क्या बेरोज़गारी है? अगर देखा जाए तो बेरोज़गारी कहाँ है? आप एक मिस्त्री खोजने जाओगे आपको नहीं मिलेगा, एक प्लम्बर खोजने जाओगे बड़ी दिक्कत होगी, एक जो है सफाई करने वाला खोजने जाओगे नखरे मारेगा। तो बेरोज़गारी कहाँ पर? बेरोज़गारी हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में कहाँ है? बेरोज़गारी सब जो है वो शिक्षित बेरोज़गारी है। जो एजुकेशन सिस्टम में निकले हुए लोग हैं, ग्रेजुएशन है, पीजी, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, जो एजुकेशन सिस्टम में निकले हुए हैं वो लोगों में बेरोज़गारी भयंकर है। उसमें से 10 में से 100 में से जो है 95 युवा बेरोज़गार है। 5 में से वो 5 बचे हुए हैं उसमें से भी 4 जिस काम को कर रहे हैं वो खुश नहीं हैं। तो 100 करेंगे, 100 में से 99 युवा अपने इस काम से खुश नहीं हैं या बेरोज़गार हैं, और एक युवा कहीं तक अपने काम से खुश है। तो 1000 में से 10 युवा, स्कूल से निकले हुए 1000 लड़कों में से 10 लड़का ही ऐसा पाएंगे जो अपने काम से खुश है। तो ऐसा क्या है कि आप एजुकेशन लिए, अपने जीवन का 25-30 साल भी लगाए, खूब किताबें भी पढ़े, खूब मेहनत भी किए, और इस सपने के साथ किए कि पढ़ोगे लिखोगे होगे महान, खेलोगे कूदोगे होगे बर्बाद। लेकिन ऐसा देखते हैं कि ये जो कहा जाता है पढ़ोगे लिखोगे होगे महान और खेलोगे कूदोगे होगे बर्बाद, ये वास्तव में सही भी है या नहीं? प्रैक्टिकल तो देखा जाए तो पढ़े लिखे लोगों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। और यहाँ तक स्थिति हो गई है कि मैंने तो देखा कि छोटे जो लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और उनके यहाँ रिलेशंस भी अच्छे हो जा रहे हैं, शादी भी अच्छे हो जा रही है, टाइम से शादी भी कर ले रहे हैं, सब कुछ टाइम से हो रहा है, नॉर्मल तरीके से उनकी ज़िंदगी चल रही है, थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेसिव ही चल रही है। बाप जो था मान लो लेबर था तो बेटा मिस्त्री हो गया, वो कुछ छोटा काम करता है बेटा उससे ज़्यादा कर रहा है, और उसको काम की कमी नहीं है, डेली कुछ ना कुछ काम है, एक काम को करता है दूसरा पेंडिंग है। आज राजमिस्त्री खोजने जाओगे एक काम करता है दूसरी जगह लगा लिया कर रहा है, कोई मैकेनिकल खोजने इलेक्ट्रीशियन खोजने जाओ आज यहाँ कर रहा है कल वहाँ कर रहा है, और बुलाओगे तो आज नहीं खाली हूँ कल आता हूँ। तो आप देखो कि उसके डिमांड कितनी ज़्यादा है। और इसकी तुलना में जो छात्र जो पढ़े लिख करके अच्छे खासे ग्रेजुएट हैं, पीजी हैं, उनकी स्थिति क्या है? उनके यहाँ कोई शादी करने के लिए जाओ तो कहे अच्छा कितना के एमए किए है, बीए किए है, अच्छा करता क्या है? किया है एमए किया है बीए, करता क्या है? अभी तो नौकरी खोज रहा है। अच्छा ठीक है, नौकरी खोज ले, नौकरी लग जाएगा तब शादी करेगी। स्थिति यहाँ ये हो गई कि 30 साल नौकरी गए, शादी की उम्र 20 से 25 बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि आप यंग अवस्था में शादी करते हैं तो जीवन में कुछ उमंग होता है, कुछ जोश होता है, कुछ आगे बढ़ने की तमन्ना होती है। लेकिन शादी क्या हो रहा है? 30 साल 35 साल आधे उम्र निकल जा रहे हैं। ओके, 60 साल यदि एज मानी जाए, 35 साल का मतलब एवरेज लाइफ 70 साल है। 70 साल हिंदुस्तान की एवरेज लाइफ है भी नहीं। तो अगर 35 साल 30 साल 32 साल में शादी करना है तो अधेड़ शब्द सुने? भोजपुरी का शब्द है अधेड़। अधेड़ के विषय में बता दूं, आप लोग सुन रहे हैं ध्यान दीजिए। अधेड़ का मतलब जिसकी आधी उम्र निकल गई उसको अधेड़ बोलते हैं। अधेड़ कोई युवा नहीं होता है। युवा वह है जो अपनी यंग अवस्था में उसके पास जोश है, जिसके पास उड़ान है, जिसके पास सपने देखने की क्षमता है, जो सपने देखता है, कुछ बड़ा करने जानता है, कुछ बदलाव करने जानता है, उसको युवा बोलते हैं। और शादी कर रहे हो अधेड़ अवस्था में शादी कर रहे हो तो शादी तो होगी, शादी एक समझौता हो गया, कोई प्रेम व्रेम पैदा नहीं होगा। जो युवा अवस्था में प्रेम पैदा होता है, अधेड़ अवस्था में कोई प्रेम पैदा नहीं होगा, एक समझौता हो गया। तो प्रेम की दुहाई देते रहो, लेकिन जीवन में प्रेम का अनुभव नहीं होगा अगर तुम अधेड़ हो गए हो और कोई शादी कर रहे हो। तो इस तरह से ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो ज़िंदगी का जो सुहाना सफ़र की एक सपना लेकर आप एजुकेशन सिस्टम में गए थे, और वह एजुकेशन सिस्टम आपको हिंदुस्तान में बेरोज़गारों की फौज पैदा कर दिया, और वो बेरोज़गार करेगा। हमने तो एक अच्छा से वो लड़का को नौकरी क्यों खोज रहे हो, किया है पीएचडी, पुलिस की नौकरी खोज रहा है। अब पीएचडी पढ़ा हुआ लड़का यदि पुलिस की नौकरी में जा रहा है तो उसको उसके सोच पीएचडी करते समय ये नहीं थे कि मैं पुलिस की नौकरी करूंगा। उसने निश्चित ही ट्राई किया होगा, लेक्चरर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, सब कुछ करते करते समय निकलते गया और कुछ नहीं मिला था, पुलिस की नौकरी खोज रहा है। तो इस तरह से यहाँ तक कि होमगार्ड की नौकरी तनख्वाह 18,000, पहले तो 8,000 7,000 या 18,000 किसी तरह से गवर्नमेंट ने कर दिए। होमगार्ड के लिए भी लाइन लगी हुई है।
तो वो कौन लगा रहा है? वो जो पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार हैं, उन्हीं की लाइन इस पॉइंट पर लग रही है। तो इस तरह से आप देखा जाए तो ऐसा नहीं कि जो कम पढ़े लिखे हैं या जो इस तरह के काम कर रहे हैं, टेक्नीशियन का काम कर रहे हैं, दो तरह के लेबर होते हैं, स्किलफुल लेबर और नॉन स्किलफुल लेबर। स्किलफुल लेबर माने जो किसी काम में उसको क्वालिटी आ गई, जैसे एक लेबर है, राजमिस्त्री होता है और लेबर होता है। लेबर स्किलफुल नहीं है, नया भी पकड़ के लाएंगे तो बना देगा, लेकिन राजमिस्त्री के लिए स्किलफुल होना पड़ेगा, कला होनी चाहिए, तभी वो राजमिस्त्री है। इसी तरह से कोई राजमिस्त्री की जगह कोई मिस्त्री है, मतलब बिजली मैकेनिक है, बिजली मैकेनिक और बिजली मैकेनिक के साथ रिंच प्लास और तार ओर देने वाला है, तो वो स्किलफुल लेबर नहीं है। जो बिजली का काम कर रहा है, बोर्ड को खोल रहा है, वायरिंग कर रहा है, काम कर रहा है, वो स्किलफुल है। तो दो तरह के लेबर है, स्किलफुल और नॉन स्किलफुल। तो यहाँ पर आते हैं कि वास्तव में हम जीवन में आए थे जीने के लिए। कहते हैं कि जीवन में आए थे, क्यों आए थे? जीने के लिए। आधी उम्र में निकल गई, अब सोच आया कि नौकरी खोजूं। नौकरी, आधी तो पढ़ाई में निकल गई और आधी उम्र जब आ गई तो नौकरी खोजने में निकल गई, और नौकरी बाई चांस मिल गई तो चलो जीवन का थोड़ा सा रास्ता बन गया। नहीं मिली तब क्या हुआ? नहीं मिली तो आगे का सारा जीवन निराशा में बीतेगा, और आपसे कोई पूछेगा भैया क्या कर रहे हो, तो आपको बताना भी भारी लगता है। कितना पढ़े हो बताना भी भारी लग गया। तो स्थिति ये आ जाएगी, आप अपने जीवन में उस बिंदु पर, अपने जीवन के उस बिंदु पर जब आपकी उम्र आधी निकल गई होती है, सारी एनर्जी, सारी उत्साह और सारे ड्रीम, सारे सपने खो चुके होते हैं, और आगे जो ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, इसको बदल जाए, एक ज़िंदगी एक सफ़र है कष्ट वाला, ये वाला आ जाता है। और ये चॉइस आपकी थी, आपने कोल्हू की बैल की तरह से आँख को ढांप लिया और देखा। पहले जो कोल्हू के बैल होते थे, अब तो सरसों की पिराई विराई होती है या गन्ने उन्ने की पिराई मशीनों में होती है, बड़े बड़े प्लांट लगे वहाँ पर होती, चीनी बनता है। लेकिन पुराने ज़माने में बैलों से खेती होती थी। तो जब बैलों से खेती होती थी तो उसमें कोल्हू का बैल इसलिए कहा जाता था, जो कोल्हू होता था उसमें सरसों की पिराई होती थी या तेल की निकाला जाता था। तो बैलों के जब चारों ओर, कोल्हू के चारों ओर घूमते थे तो दिन भर घूमते रहते थे, तो वो इधर उधर न देखे, उनके आँखों को ढक दिया जाता था, साइड से पट्टे लगा दिया जाता, कुछ ऐसा लगा दिया जाता था कि उनको बस सामने दिखे ना, लेफ्ट दिखे ना बाएं दिखे। तो वो दिन भर वो उसी राउंड में घूमते रहते थे। उनको ये भी नहीं पता था कि हम राउंड में घूम रहे हैं, क्योंकि उनको तो सामने ही बस दिख रहा है। तो उनको लग रहा है कि हम बहुत लंबी यात्रा, 10, 20, 50 किलोमीटर दूर यात्रा करके आ रहे हैं। उनको ये नहीं लगता था कि मैं इसी में घूम रहा हूँ दिन भर, तो उनको फीलिंग आती थी। तो इसी तरह से जो एजुकेशन सिस्टम है, एक कोल्हू की बैल की तरह से आपके पीछे लगा दिया, बस ये चीज़ करना, ये चीज़ करना, ये किताब पढ़ना, ये किताब। वो किताब लिखी थी 10 साल पहले, और दुनिया 10 साल बाद आज बहुत चेंज हो चुकी है, चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। और वो एजुकेशन 10 साल पहले की थी। अब 10 साल पहले के एजुकेशन से आज में आप फाइट नहीं कर सकते। आप जो सीख रहे हो 10 साल पुराना हो गया। और यहाँ तो ये चीज़ें हो गई हैं कि वो आज से 25 साल पहले जब दुनिया कंप्यूटराइज नहीं थी, तो 50 साल पहले का भी एजुकेशन कायम रहता था। लेकिन आज जब AI का ज़माना आ गया, कंप्यूटराइजेशन का ज़माना आ गया, चीज़ें इतनी फास्ट हो गई हैं, तो आज से साल भर पहले का एजुकेशन आज के लिए उतना अपडेट नहीं है। तो इस तरह से आपने जो कोल्हू की बैल की तरह से जो स्कूल सिस्टम है, उस पर एकदम भरोसा कर लिया कि यही सब सिस्टम है, यही सब सिस्टम है। हाँ, काट दीजिए, यही सब सिस्टम है। तो ये स्कूल सिस्टम जो पूरे हिंदुस्तान में है, लगा हुआ है, ये स्कूल सिस्टम आज नहीं कल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब पढ़े लिखे लोगों को कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा तो स्कूल में क्यों जाना चाहेंगे? हमने देखा है, अपने जीवन में देखा है, बहुतों को देख रहा हूँ। ऐसे स्कूल बन रहे, केवल एडमिशन ले लेते हैं, बच्चा बम्बई कलकत्ता में जाके जॉब करता है, नौकरी करता है, काम करता है, एग्ज़ाम देने आता है और ठीके पर एग्ज़ाम दे दिया जाता है। तो ऐसी भी स्थिति आएगी कि स्कूल सिस्टम में अभी एक चीज़ और आ गया था कि स्मार्ट क्लास चल रहे हैं। स्मार्ट क्लास का मतलब एक टीवी लगा रहेगा, एक क्लास में एक लेक्चर रूम रहेगा, वो लेक्चर देगा और सभी क्लास में वो टीवी पर दिखेगा। ये स्मार्ट क्लास है। स्मार्ट क्लास समझ रहे हैं? यानी जिसमें लेक्चरर कम है, बच्चे ज़्यादा हैं, और सभी लेक्चर को उसने एक बार लेक्चर दे दिया है स्मार्ट क्लास में, और लेक्चर रिकॉर्ड है। आपके बच्चा बैठा हुआ है स्कूल में, हर लेक्चर, वो लेक्चर स्टार्ट, लेक्चर नंबर मान लो 10, अब लेक्चर नंबर 10 वहाँ CD लगा दिया और पूरे क्लास में वही लेक्चर चल रहा है।
तो जब ये सिस्टम भी सफल हुआ, जिसको स्मार्ट क्लास की बात कर रहे हैं, कि मान लो आप एक स्कूल खोल लिए हैं और उसमें 20 क्लास हैं, 20 रूम है, 20 बच्चे, 20 क्लास है, तो 20 क्लास में उसको मैंने मतलब 6 का क्लास है, उसमें 4 बैच हैं, ABCD। पहले होता है ना क्लास 6 में ABCD क्लास, हम तो जब पढ़ते थे नीचे वाले में तो 5 क्लास थे ABCD। तो पाँचों क्लास में 6 के ही बच्चे हैं, तो 6 टीवी है, और अब यहाँ से CD लग गया ऑफिस से, और लेक्चर नंबर 11 बच रहा है, सब बच्चे देख रहे हैं। तो जो बड़े बड़े शीशे वाले स्कूल हैं जो हाई फाई दिखते हैं, वहाँ स्मार्ट क्लासेज हैं। तो जब स्मार्ट क्लास है तो इसके बाद भी तो कोई एडवांस क्लास होगा। अगर स्मार्ट क्लास करके 5-5 क्लास को एक साथ एक CD के या एक वीडियो के द्वारा चलाया जा सकता है, तो आज के डेट में तो जो सिस्टम उपलब्ध है यूट्यूब या सोशल मीडिया का सिस्टम है, वहाँ तो क्लास को ऑपरेट करके एक साथ बाद में भी देख सकता है, पहले भी देख सकता है, टाइम लिमिट भी नहीं है कि इसी टाइम देखेगा। वो अपलोड हो गया, क्लास नंबर 11 पढ़ना है या चैप्टर नंबर 11 पढ़ी, या शाम का एग्जाम होगा। तो इस तरह से भी क्लास चल सकते हैं। स्कूल में जाने की भी बच्चे की ज़रूरत नहीं है, और उसने क्लास को देखा, चैप्टर नंबर 11 का क्लास स्कूल आज लेगा, और स्कूल ने क्या हुआ कि अपना वीडियो अपलोड कर दिया, चैप्टर नंबर 11 आप सुन लीजिए, ऑनलाइन क्लास कर लेगा 7 बजे, या एक हफ्ते का 1 2 3 4 5 6 5 दिन क्लास चला, 6वें दिन एग्ज़ाम होगा, 5 क्लास का ऑनलाइन एग्ज़ाम सीधे कर लेगा। तो स्कूल की कहाँ ज़रूरत रह गई कि बच्चा जाए बिल्डिंग में, बना बिल्डिंग का मेंटेनेंस का खर्च स्कूल करे। ये तो ईजी हो गया कि बिना खर्च के चल रहा है। एक बार लेक्चर रिकॉर्ड हो गए हैं, केवल एग्जाम हो रहे हैं और टीचर को पता नहीं है, और स्कूल चल रहे हैं। क्योंकि सिस्टम ये नहीं कि स्कूल चलाने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है कि ये स्कूल चलेगा। स्कूल तो तभी चलेगा जब स्टूडेंट जाएंगे, और जब स्कूल चलना ही, स्टूडेंट को जब दूसरा ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन उसके पास ही है, तो स्कूल क्यों जाना चाहेगा। तो इस तरह से जैसे एक फिजिक्स वाला एक एजुकेशन सिस्टम है, सारे चीज़ उसको अपलोड है, जो स्कूल अच्छे से नहीं दे सकता वो अपलोड अच्छे से, केवल उनका 1100-1200 का कोर्स खरीद लीजिए, और स्कूल सिस्टम उसका एक आ जाएगा, आप उसको करते जाओ, बच्चे को जाने की जरूरत नहीं पड़ी इंस्टीट्यूट में। तो इस तरह से सिस्टम जब चेंज होता है, जब मैंने आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरा स्कूल सिस्टम की जगह ये सिस्टम कर लेगा, तो स्कूल भी बंद होने की स्थिति में आ जाएंगे। तो फिर कहें कि इतनी सब चीज़ें हो गई, तो सोल्यूशन क्या? सोल्यूशन यही है कि आप जिस बिंदु पर हैं, जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर देखिए कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। आप शिकायत करके दुनिया को नहीं जीत सकते, ये दुनिया किसी की शिकायत के लिए बनी नहीं है। आप 200-250 साल अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, इसके बाद दूसरे भी शासक रहे, उनके गुलाम रहे, तो लेकिन हुआ क्या? आप शिकायत करते रहे, दूसरा धन लूटते रहा, आपको सताते रहा, आप शिकायत करते रहे, लेकिन उससे असर क्या पड़ा? तो असर यही पड़ा कि आप दुनिया से शिकायत तो कर सकते हैं, लेकिन दुनिया से शिकायत करके आप अपनी प्रोग्रेस जनरेट नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी प्रोग्रेस जनरेट करनी है, आपको जीवन में सफल होना है, आपको ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, इसको आगे बढ़ना है, तो आपको आज जिस पॉइंट पर है, जिस बिंदु पर है, उस बिंदु पर बैठ के सोचिए कि दुनिया क्या चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, हमें उसके लिए क्या खुद अपने में परिवर्तन करना होता है। आपको उदाहरण देखना है तो देख ही लीजिए कि टॉप मोस्ट जो है राजनीति के कितने पढ़े लिखे हैं, और इसके बाद भी पूरे देश को रूल कर रहे हैं। तो रूल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कहा कि आप स्कूल, वो टॉप मोस्ट राजनीतिज्ञ को पता चल गया कि स्कूल सिस्टम से पूरी सफलता नहीं मिल सकती। अगर सफलता लेनी है, जीवन में आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है, तो हमें कुछ और भी देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्लास में ABCD 4 तरह के स्टूडेंट होते हैं, 4 तरह के स्टूडेंट होते हैं। जो काम, ये तथ्य फैक्ट है, सर्वे भी किया गया है। ए स्टूडेंट क्या करता है? बहुत अच्छी जॉब की कोशिश करता है, कोई कंपनी में वो बन गया, कुछ बन गया, वो ये हो गया। बी क्या करता है? कोई मिडिल क्लास की नौकरी बन गया। सी क्या कर रहा है? कोई मैकेनिकल है, ये सब कर, मैंने ड्रॉप आउट हो गया, कोई टेक्निकल सीख लिया। और डी क्या कर रहा है? ये डी जो है राजनीति कर रहा है, क्योंकि डी ने क्या सीखा? ABC को कैसे कंट्रोल किया जाता है। डी वाले ने सीखा ABCD को, ABC को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये डी वाले ने सीखा। तो ऐसा नहीं कि डी वाले ने कुछ सीखा ही नहीं। अगर कोई शासन के उच्च स्तर पर बिना पढ़ा लिखा, बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी बैठा हुआ है, तो ये मत सोचिए कि उसने कुछ सीखा नहीं। आप अपने जीवन को किताबों में बिताए, उसने जीवन को ये बिताया कि ABC को कैसे कंट्रोल किया जाता है। टॉप मोस्ट स्टूडेंट जो किसी कारपोरेट में हायर पोजीशन बैठा है
और यहाँ पर तो टॉप में से स्टूडेंट की एक ही सपना है, मैं IAS PCS बन जाऊँ, IAS बन जाऊँ, कलेक्टर बन जाऊँ, SP बन जाऊँ। लेकिन टॉप मोस्ट पर बैठा हुआ फेलियर स्टूडेंट इन SP और कलेक्टर को कंट्रोल कर रहा है और बड़ी आसानी से उसके कंट्रोल में आते भी हैं और सरेंडर करने को विवश भी होते हैं। तो ये डी वाले ने कुछ ऐसा नहीं कि डी वाला नकारा था, डी वाला योग्यता इसलिए जनरेट किया कि वो जान रहा है कि उसने दुनिया में कुछ चीज़ों को पढ़ा, दुनिया में गुणा गणित को सीखा, दुनिया की राजनीति को सीखा, दुनिया में कैसे लोगों पर शासन किया जाता है ये सीखा, दुनिया को कैसे अपनी तरफ किया जाता है ये सीखा, और दुनिया को कैसे मजबूर किया जाता है कि वो अपने आप की तरफ झुक जाए, ये डी वाले ने सीखा। डी वाले ने अपने जीवन के 20-25 साल इस तरफ बिताए और ए बी वाले ने क्या किया, जीवन के 20-25 साल किताब में बिताए। तो ऐसी स्थिति में डी वाला ए और बी को कंट्रोल करने की स्थिति में हो जाता है और सी वाला क्या करता है, सी वाला ज़्यादातर कोई चीज़ में किसी काम में एक्सपर्टाइज कर लेता है, किसी भी काम में किसी भी हैंड टेक्निकल वर्क में एक्सपर्टाइज करके नॉलेज गेन करता है और अपने जीवन को बिताता है। तो इस तरह से ज़िंदगी में अगर कुछ भी करना है तो आप दुनिया को, ज़िंदगी में कोई भी सफलता प्राप्त करनी है, ज़िंदगी में किसी भी दिशा में आगे बढ़ना है तो आप दुनिया को दोष देकर आगे नहीं बढ़ सकते। आप ये नहीं कर सकते सरकार नौकरी नहीं क्रिएट कर रही है इसलिए हमारी ज़िंदगी पढ़ाई बर्बाद होगी, माता पिता ने ये वाला कोर्स नहीं करा है इसलिए हम बेकार हो गए। ये सब सारे चीज़ें एकदम उठा के आउट कर दीजिए। इन सब चीज़ों से आप अपने जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकते। आप ये देखो कि मेरे पास इस समय 24 घंटे हैं, इस 24 घंटे को हम कौन सा उपयोग कर रहे हैं अपनी प्रोग्रेस के लिए। अगर इन 24 घंटे को मैं अपनी प्रोग्रेस के लिए उपयोग नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं आप अपने साथ ही नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, आप अपने प्रोग्रेस के रास्ते को बंद कर रहे हैं। और जो अगर आप प्रोग्रेस के रास्ते को बंद कर रहे हैं तो आप अपने जीवन को आगे के लिए दुख में बना रहे हैं, दूसरे पर डिपेंड बना रहे हैं और दूसरे की दया पर, अपने का दया पर जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं, इस दुनिया की दया की निगाहों के लिए अपने को मजबूर कर रहे हैं। लेकिन ये तथ्यात्मक जो डाटा है कि दुनिया दया से नहीं चलती, दुनिया योग्यता से चलती है। यू विल जनरेट योर एबिलिटी इन दिस वर्ल्ड। यदि आप खुश होना चाहते हैं तो अपनी योग्यता को आपको जनरेट करना होगा, योग्यता को बढ़ाना होगा। आगे जो आज दुनिया देख रहे हो और 2 साल बाद 3 साल बाद क्या होने वाली है, क्या हो सकता है, ये आपको अभी देखना पड़ेगा, तभी आप जीवन में सफल हो गए। और ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, ये तभी इसका आनंद ले सकते हैं। अन्यथा ज़िंदगी आपकी है, जीवन आपका है, जीना आपको है। वो चीज़ परिस्थितियाँ आपके चाहने से नहीं बदलेगी, परिस्थितियाँ आपके सोच और आपके एटीट्यूड से, आपके व्यू से, आपके आगे आने वाले फ्यूचर को देखने से बदल सकती है। क्या परिवर्तन हो रहा है संसार में, इसको देखने से बदल सकती है। अगर आप इसको देख पाएंगे तो उसी 24 घंटे का, जिस 24 घंटे में निराशा और हताशापूर्ण ज़िंदगी आप बिता रहे हैं, उसी 24 घंटे को आप पॉजिटिव दिशा मोड़ करके पॉजिटिव वर्क करते हुए अपने जीवन में एक जोश को पैदा कर सकते हैं। तो आप 24 घंटे में जीते हैं, लेकिन एक ही घर में 24 घंटे में जीने वाले लोग अलग अलग तरह से जीते हैं। जो हमेशा पॉजिटिव काम में लगा हुआ है, प्रोग्रेसिव काम में लगा हुआ है, उसकी ज़िंदगी अच्छे से बीतती है। और वही जो नेगेटिव और आलोचना में लगा हुआ है, संसार को और दुनिया को शिकायत करने में लगा हुआ है, उसकी 24 घंटे निगेटिविटी में जीतती है। और वो उसी 24 घंटे में एक ही माहौल में, एक ही घर में रहते हुए उस 24 घंटे में जीने वाले 2 शख्स अलग अलग तरीके से जीते हैं। एक मानसिक स्थिति को प्रोग्रेसिव करके, पॉजिटिव करके खुशमय स्थिति में जीता है, और एक दूसरा सारे संसार को दोष देकर, नेगेटिव में अपने टाइम को बिताकर, नकारात्मकता में टाइम बिताकर, ईर्ष्या जलन में टाइम बिताकर वही 24 घंटे अपने लिए नकारात्मकता क्रिएट करता है और अपने लिए दुख का माहौल क्रिएट करता है। तो एक ही माहौल में, एक ही घर में रहने वाले 2 लोग अलग अलग परिस्थितियां अपने लिए पैदा करते हैं। वह 24 घंटे पॉजिटिव में बिताता है, खुशी में बिताता है, प्रोग्रेसिव में बिताता है, और वो दूसरा 24 घंटे निगेटिविटी में बिताता है, ईर्ष्या में बिताता है, गलत चीज़ों में को सोचने में बिताता है, और वो दुखमय जीवन उसी 24 घंटे में बिताता है। तो जीवन में सुख है या दुख है, ये आपके प्रोग्रेसिव वर्क पर, आपके एटीट्यूड पर, आपके दृष्टिकोण पर और आपके आगे बढ़ने के विचारों पर और थोड़ा सा भविष्य देखने की क्षमताओं पर निर्भर कर रहा है। तो इस तरह से ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना। यहाँ कल क्या हो, किसने जाना। ये हो सकता है कि कोई जा रहा हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसका जीवन खत्म हो जाए, कुछ घटनाएं हो जाए जो आपके बस में नहीं, तो यहाँ कल क्या हो, किसने जाना, ये तो सही है। लेकिन ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना। ये यहाँ कल क्या हो,
किसने जाना ये तो नहीं पता है, लेकिन जो आप अपने विषय में सोच सकते हो कि आज हम क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, जिससे कि कल क्या मेरे साथ होगा, कल क्या मेरे सामने प्रस्तुत हो सकता है, ये आप कल्पना कर सकते हो। तो ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, ये लाइन दूसरी वाली, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़रूरत है। ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल जो होगा उसकी कल्पना आज हम कर सकते हैं। तो इस तरह से कहें कि एक चीज़ बताया गया, दरबार भी बताता है कि जीवन में दो बात है, ऋषियों मुनि संतों की सारी बातें उठा के एक तरफ कर दो, तो एक बात जरूर कही है, वेद शास्त्र पुराण में सभी ग्रंथों में एक ही बात कही हुई है, सारी बात को छोड़ दो, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। अगर आप अपने लिए दुख का माहौल क्रिएट कर रहे हो तो आगे भी दुख ही आपके लिए आएगा, और आप अपने लिए सुख का माहौल क्रिएट कर रहे हो तो आगे आपका जीवन सुखी होगा। तो यहाँ कल क्या हो किसने जाना, ये आप जान रहे हो कि आपने अपने लिए कौन सा माहौल आज के क्षण में, अभी के क्षण में क्रिएट किया है, वही चीज़ आगे क्रिएट आपके जीवन में होगी। तो ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं अभी और वर्तमान के आपके एटीट्यूड से, आपकी कार्यशैली से, आपके दृष्टिकोण से, आपके विचार करने की क्षमता से और आपके भविष्य को देखने की क्षमता के कारण यहाँ कल क्या हो ये आप अच्छे से एज्यूम कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम समझते हैं कि आप चीज़ों को समझेंगे और थोड़ा सा एक रिस्पॉन्सिबल, अपने दुनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल ना होइए, देश के लिए रिस्पॉन्सिबल ना हुई, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल है कि मैं अपना जीवन सुख में जीऊँगी, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मैं अपना रास्ता चुनूँगी, अपना जीवन खुद जीऊँगी, इसके लिए मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। इसी के लिए प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।